जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। गाइज मोस्ट वेलकम। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें गाइज। ठीक है गाइज, और चैनल पर प्लीज़ नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाएँ। ठीक है गाइज, और प्लीज़ गाइज आप सभी से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर वीडियो में कोई भी कमी होती है तो मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं ताकि मैं अपनी कमी और गलती सुधारने में प्रयास करूं। ठीक है गाइज, तो चलते हैं आगे। तो जीव जनन कैसे करते हैं, चैप्टर का नाम है, साइंस चैप्टर है, साइंस का चैप्टर है। तो गाइज विज्ञान, और विज्ञान से हम जो विकास की तरफ भाग रहे हैं, तो विज्ञान एक बहुत ही यानी कि अच्छी चीज़ है। तो नर जननांग, तो विज्ञान में जीव जनन कैसे करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है नर जननांग। तो नर के जननांग के बारे में हम देखते हैं, यानी कि डीपली अध्ययन कर रहे हैं। ये नर जननांग होते क्या हैं, कैसे होते हैं, शुक्राणु कैसे होते हैं। ठीक है गाइज, तो चलते हैं देखते हैं। तो नर जननांगों में एक जोड़ा क्या होता है, वृषण। क्या होता है, वृषण। तो यानी कि जो नर जननांग होते हैं, लिंग के नीचे मानव लिंग होता है। तो मानव लिंग छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप देखते ही हैं सब। तो बच्चों की जो गाँव में बहू भी कह देते हैं, तो बहू के नीचे दो वृषण होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहलाते हैं, लिंग, यानी कि वैसे शिशिन भी कह देते हैं। तो वृषण, दो वृषण, उनको शुक्राणु नलिका भी कहते हैं, और दूसरी भाषा में हम शिशिन या लिंग भी कह देते हैं। चित्र 9.1 में देख रहे हैं, आगे आ रहा है लिंग का चित्र। ठीक है गाइज, आगे इसको कहा गया वृषण नर। तो वृषण यानी कि दो वृषण होते हैं, युग्म उत्पन्न करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम, शुक्राणु। क्या कहते हैं, शुक्राणु। तो दोनों में से दो शुक्राणु निकलते हैं, एक एक्स और एक वाई। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, और जो वृषण होते हैं एक साथ कितने शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, लाखों। वो हमें दिखाई नहीं देंगे गाइज नंगी आंखों से, हमें चश्मा पहनना पड़ेगा और अच्छी क्वालिटी का हमें लेंस लगाना पड़ेगा, और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इन शुक्राणुओं को देख सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चित्र 9.2 में देखिए, ये 9.2 में जो है दिखाया गया है। ठीक है गाइज, शुक्राणु यानी कि शुक्राणु का चित्र। ठीक है, तो ये शुक्राणु है, ये जो दिखाया गया है इसका मुंह है, ये क्या है, मुंह भाग है, सिर लिखा भी है। ये मध्य भाग आप देख रहे हैं, ये मध्य भाग है, और ये इसकी पूंछ है। तो हर किसी का काम अलग अलग होता है, जैसे आप और हम हैं तो मुंह का काम अलग है, नाक का काम अलग है, आँख का काम अलग है, कान का काम अलग है, हाथों का काम अलग है, घुटने का काम अलग है। ठीक है गाइस, और लीवर का काम अलग है, किडनी का काम अलग है। तो हमारे शरीर में भी सभी चीज़ों का काम अलग अलग है, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त रहता है। तो वैसे ही देखिए गाइस, इस शुक्राणु में भी जो है, यानी कि ये शुक्राणु जो दिखाई दे रहे हैं, शुक्राणु कैसे होते हैं, तो इनमें भी अलग अलग काम होता है। ठीक है गाइज, पूंछ इसकी बहुत सहायता करती है दौड़ाने में, भगाने में। तो वैसे ही देखिए चित्र में दिखाया गया, तो शुक्राणु चित्र दिखाया गया। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, कैसे होते हैं, सूक्ष्म। प्रत्येक में एक सिर होता है, सिर देख रहे हैं ये है। ठीक है, एक मध्य भाग होता है, तो ये मध्य भाग हो गया आपका। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आप देख रहे हैं एक पूंछ होती है, तो पूंछ ये आपको दिखाई दी है। और क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसी प्रतीत होते हैं, तो वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य घटक पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका के क्या पाए जाते हैं, घटक, और घटक कह लेते हैं उनके कंपोनेंट जो उसको निर्माण करते हैं। ठीक है गाइस, तो आगे देखते हैं। तो देखिए ये पूंछ देखी आपने, तो ये मानव शुक्राणु का चित्र देखे आपने, जो पहले आपको दिखा दिया है। अभी ये नेक्स्ट चित्र आ रहा है मानव के लिंग का। ठीक है गाइज, तो मानव का लिंग कैसे होता है, तो ये लिंग जुड़ा होता है, और लिंग के नीचे क्या होते हैं, दो वृषण लटके होते हैं। खाल में एक मुलायम सी सॉफ्ट सी खाल होती है बहुत। ठीक है, बहुत नाजुक जगह भी होती है। अगर इनको हम किसी को चोट पहुँचाया जाए तो मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है गाइज, तो ये वृषण बहुत ही काम के चीज़ होते हैं। तो आगे देखिए, और ये एक लड़की का चित्र दिखाया गया है। तो ये लड़की पूछ रही है, यानी कि ये क्वेश्चन कर रही है गाइज, तो कि शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है। तो हाँ गाइज, तो शुक्राणु की पूंछ जो है वो वृषण को बहुत तेज़ी से, यानी कि शुक्राणु को तेज़ी से यूट्रस में प्रवेश करने के काम आती है, दौड़ाती है, भगाती है। बहुत तेज़ी से भागते हैं ये यूट्रस की तरफ, दोनों अंडों से निषेचित करने के लिए। जो पहले पहुंच पाता जो उनसा शुक्राणु एक्स या वाई, वही जाके अंडे से निषेचित कर लेता है, और वही बेबी का निर्माण कर देगा, या तो लड़की का निर्माण करेगा या लड़के का निर्माण करेगा। यानी कि एक्स शुक्राणु एक्स से मिल जाता है तो क्या बनेगी, लड़की।
क्या बनेगी, लड़की। अगर ये वाई शुक्राणु एक्स से निर्माण कर जाता है, एक्स से क्रॉस कर जाएगा यानी कि निषेचित कर जाएगा, तो क्या बनेगा गाइज, बॉयज। बॉयज माने लड़का, तो क्या बनेगा, लड़के का निर्माण हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, शुक्राणु नलिका, ये आपको दिखाया गया है, ये शुक्राणु नलिका है पुरुष की, ये शुक्राणु नलिका है। अब ये शुक्राणु नलिका लिखिए, देखिए मादा जननांग भी देखेंगे आगे साथ साथ में, तो इनका हम देखिए डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो देखिए गाइस, ये आपके शुक्राणु नलिका हो गई है, लिंग के नीचे होती है, वो दिखाई नहीं देगी, लिंग के अंदर ही होती हैं। शुक्राणु नलिका भी अंदर होती है, पेट के अंदर होती है। और जो मानव लिंग होता है, छोटे बच्चे होते हैं, आप सभी ने हमने देखा ही है, देखते भी हैं, ठीक है गाइस। और उसके नीचे 2 वृषण लटके होते हैं, तो एक वृषण में होता है एक्स, एक एक्स होता है और एक क्या होता है, वाई। तो दोनों से हमारे 2 क्रोमोसोम्स जाते हैं, ठीक है गाइस। एक से क्या जाएगा, एक्स, और एक से जाएगा वाई। और इसको हम कहते हैं सिसिन। क्या कहते हैं, सिसिन, या इसको भी हम लिंग भी कहते हैं, ठीक है गाइस। मादा जननांग, तो देखिए साथ में मादा जननांग का भी अध्ययन करते हैं हम। तो मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय होता है, तो महिला के भी ये देखिए अंडवाहिनी, इसको अंडवाहिनी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कह देते हैं। तो एक अंडा ये है अंडाशय, एक अंडा ये है महिला का। तो अंडवाहिनी डिंब वाहिनी या गर्भाशय होता है, तो बीच में गर्भाशय होता है। तो चित्र में देखते हैं अंडाशय और अंडवाहिनी किसे कहते हैं, तो ये अंडवाहिनी कहा गया है, देख रहे हैं आप। तो देखिए गाइज, हाँ, तो देखिएगा गाइज, तो ये वृषण यानी कि पुरुष का लिंग। तो फिर से इधर आ जाते हैं पहले अभी मादा जननांग पे। तो ये लिंग है, तो लिंग का जो है ये वृषण जो होते हैं, वृषण एक में एक्स और एक में क्या है हमारा वाई क्रोमोसोम्स है, यानी कि शुक्राणु है। और ये सिसिन है, ये बीच में से नली आ रही है, वीर्य आ रहा है, यानी कि यहाँ से जो है स्पर्म्स, इंग्लिश में स्पर्म्स कहेंगे, हिंदी में वीर्य भी कह देते हैं। इसका नाम सिसिन भी है, या लिंग भी है, ठीक है। और ये वृषण है, ये हमारे क्या है, वृषण दोनों। तो गाइज, ये जो है फीमेल, जब ये अट्रैक्शन करते हैं, मिलन करते हैं, यानी कि स्त्री पुरुष का मिलन होता है, जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो शादीशुदा महिलाएं होते हैं तो सुहागरात भी करते हैं। तो सुहागरात का समय इंतज़ार होता है सभी को। तो सुहागरात के समय भी किसी को जो है पहले ही पीरियड में ये बच्चे ठहर जाते हैं। तो गाइस देखिए, ये अंडवाहिनी, ये बच्चेदानी है, इसको हम क्या कहेंगे, बच्चेदानी। तो जब दोनों का मिलन होता है गाइस, तो यहाँ से स्पर्म्स जाते हैं पुरुष के शरीर में से एक्स और वाई। तो एक्स वाई जाके ये हमेशा महिला के पास क्या मिलेंगे, एक्स एक्स, दोनों का क्या है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। तो ये दोनों एक्स हैं। ये अंडा, हर महीने 2 अंडों का निर्माण होता है गाइस महिला के पेट में, जिसको हम जो है एमसी के दौरान निकल जाते हैं। अंडे गंदे होकर वो बाहर यूट्रस से निकल जाते हैं। तो देखिए एक्स वाई अंडे, और जब यहाँ से स्पर्म्स इसमें बच्चेदानी में जाएंगे, ये गर्भाशय में, तो जिससे भी निषेचित कर जाएगा। अगर एक्स पहले पहुँच गया महिला के अंडाशय में, महिला की यूट्रस में, तो क्या लड़की तैयार हो जाएगी। अगर ये वाई पहुँच जाता है तो क्या तैयार हो जाएगा, लड़का। तो गाइस ऐसे ही जो है लिंग निर्धारण होता है। तो लिंग निर्धारण में सबसे बड़ा योगदान मादा यानी कि नर का माना जाता है। तो इसलिए बाप को ही वंश का निर्धारण माना जाता है, ठीक है। तो वंश का निर्धारण कौन करता है, पुरुष करता है, क्योंकि उसके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम्स है, महिला के पास हमेशा एक्स एक्स है, ठीक है गाइस। तो आगे देखते हैं। और गाइस, ये जो बच्चेदानी का चित्र देख रहे हैं आप, बच्चेदानी, तो गाइस महिला को एक और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एमसी। क्या कहते हैं, एमसी। तो एमसी का पूरा नाम है मंथली साइक्लिक चक्र या मासिक धर्म, हिंदी में क्या कहेंगे, मासिक धर्म। तो मासिक धर्म एक उम्र होती है 14-15 साल से, जब महिला के मासिक पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तो वो माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन हमारी सरकार ने, और हमें भी सोचना चाहिए कि हमें जल्दी से माँ बाप नहीं बनना चाहिए, हमें कंधों पर जोर नहीं आना चाहिए, और हमारे कंधों पर बोझ आ जाएगा तो हम टूट जाते हैं। तो इसलिए गाइस, लड़की की सही उम्र है माँ बनने की 23 यानी कि 18 साल, और लड़के की सही उम्र है पिता बनने की 22 साल। तो दोनों की 18 और 22 साल अंतर कर गया है। इसी समय में जो है दोनों को बच्चे उत्पन्न करने के लिए तैयार होना चाहिए, और हमारी सरकार भी ध्यान देती है। तो गाइस,
एमसी के दौरान ये अंडे परिपक्व होते हैं और परिपक्व होने के समय ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। ये निषेचित करने के लिए तैयार रहते हैं, इसको बुलाते हैं, यानी कि निषेचित गर्भाशय में जब ये जाता है तो जो है अपने स्पर्म्स इसमें छोड़ देता है और इसके ये एक्स क्रोमोसोम्स या वाई क्रोमोसोम्स शुक्राणु जो होते हैं, अगर ये एक्स जाके पहले मिल जाता है तो लड़की का निर्माण हो जाएगा, अगर वाई जाके पहले मिल जाता है तो लड़के का निर्माण हो जाएगा गाइस। ठीक है, एमसी होने के 2 या 3 दिन बाद जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है तो ये बच्चा होने का पूरा चांस हो जाता है। ठीक है गाइस, वरना अगर 8 दिन में या एमसी होने के 8 दिन में स्त्री पुरुष का मिलन होता है तो बच्चे होने के चांस कम रहते हैं। तो बच्चे यानी कि एमसी रुकने के बाद में 3 या 4 दिन में जब स्त्री पुरुष मिलते हैं तो गर्भ ठहरने का पूरा चांस रहता है। ठीक है गाइस, और हमें एक और भ्रांति से दूर रहना चाहिए या हमें अलग रहना चाहिए या सावधान रहना चाहिए। आप देखते हैं जीवन में कि जो है किसी के लड़की होती हैं और किसी के लड़के होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है गाइज? तो इसको सच जान लीजिए। ऐसा इसलिए होता है गाइज, तो ये पुरुष के पास जो एक्स यानी कि एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर पुरुष के एक्स क्रोमोसोम्स कमज़ोर हैं, महिला के पास क्या होंगे गाइज? महिला के पास हमेशा एक्स और एक्स होगा। ठीक है, ये कटु सत्य है, महिला के पास केवल एक्स है, वो बेचारी एक्स रखी है तो इसलिए माँ बनने के लिए देख रही है और लड़का के आस देख रही है। तो पिता के अगर वाई क्रोमोसोम्स कमज़ोर हैं गाइज, वाई क्रोमोसोम्स कमज़ोर हैं तो जो है एक्स ही जाके निषेचित करेगा और क्या बनेगी? हमेशा गर्ल्स। क्या बनेगी? हमेशा गर्ल्स, ये लड़की बनेगी। अगर पुरुष का वाई क्रोमोसोम्स मजबूत है तो ये एक्स से जाके अगर निषेचित कर गया तो हमेशा क्या बनेगा? क्या निर्माण होगा? बॉयज़, यानी कि लड़के का। ठीक है गाइज, तो लड़का बनेगा। और एक्स कमज़ोर है और वाई उत्तेजित है, तेज है, तो हमेशा लड़के ही पैदा होंगे। अगर एक्स वाई दोनों बराबर की टक्कर पे हैं, एक्स भी टक्कर का है और वाई भी टक्कर का है, तो कभी एक्स पल्ले पहुंच गया तो लड़की हो गई। किसी के आपने देखा होगा एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का, तो दोनों क्रोमोसोम्स पुरुष के जो है टक्कर के हैं, एक्स भी और वाई भी। वो जो पहला जाता है वो निषेचित कर जाता है और बाकी मर जाते हैं। बच्चेदानी के मुंह पे ही टक्कर, दीवार में टक्कर मार के मर जाते हैं और एक ही क्रोमोसोम से जाकर निषेचित कर लेता है। अगर धोखे से गलती से 2 पहुंच गए, एक एक्स पहुंच गया, एक वाई पहुंच गया, तो आपने किसी महिला के बच्चे जुड़वा होते देखे हैं, एक लड़की और एक लड़का। तो इस कारण से जो है लड़की लड़के यानी कि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। किसी महिला के 3 भी होते देखे हैं, तो 3 पहुँच गए तो पुरुष के क्रोमोसोम्स जो है एक एक्स पहुँच गया या एक वाई पहुँच गया, या तीनों में से एक्स पहुँच गए तो तीनों लड़की का निर्माण हो जाएगा। आपने किसी के लड़के भी होते देखे हैं, तीनों जुड़वा, तो तीनों वाई क्रोमोसोम्स जल्दी से अंदर प्रवेश कर जाते हैं और बाकी मर जाते हैं, तो इसलिए तीनों लड़के पैदा हो जाते हैं। अगर एक्स वाई गए तो लड़का लड़की पैदा होंगे। ज़्यादातर जुड़वा होते हैं, 3 बहुत कम केसेज में होते हैं। ठीक है गाइज, तो आपको ये जानने का भी आशय होगा या आप जानने के उत्सुक होंगे कि 2 बच्चे कैसे होते हैं या 3 कैसे हो जाते हैं। तो स्त्री पुरुष के मिलन के दौरान जब एक्स क्रोमोसोम्स अगर तीनों एक साथ पहुंच गए तो 3 लड़के होंगे, अगर 3 एक्स पहुंच गए तो 3 लड़की होंगी, अगर एक्स वाई दोनों मिलकर पहुंच गए तो गाइज एक लड़की और एक लड़का होता है, जिन्हें हम जुड़वा बच्चे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप संतुष्ट हो गए होंगे गाइज। तो प्लीज़ गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है और बहुत समय लगता है गाइज, और मैं आपके लिए रात और दिन जग कर मेहनत करता हूँ गाइज। तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए अपने इष्ट मित्रों को, ताकि वो समझ सकें और अंधविश्वास से दूर निकल सकें। तो प्लीज़ गाइज, जिन महिलाओं की लड़कियाँ होती हैं तो उनको सताइएगा नहीं, मारिएगा नहीं, चोट मत पहुँचाइएगा। तो प्लीज़ गाइज, अपने खान पीन पे ध्यान रखिए और जंक फूड से परहेज़ कीजिए। जंक फूड और चाय पर पेय पदार्थ और मसालेदार चीज़ों का कम से कम खाइएगा। तो आपके जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक्स और वाई, तो वाई जिनके लड़के की चाहत है वो वाई क्रोमोसोम्स को अपने मजबूत बनाएं। ठीक है गाइज, अपने खान पान का ध्यान रखें, दिनचर्या का ध्यान रखें, समय से उठें, समय से खाएं, समय से जागें और जंक फूड को बाय कर दें। ठीक है गाइज, तो स्त्री के पास तो बेचारी है, तो उसके पास हमेशा एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स है, उसको दोष देना बेकार है।
ना ही मारे, ना ही पीटे, ना ही डांटे। अपनी दिनचर्या सुधारें, अपना खान पान सुधारें, अपने क्रोमोसोम्स हमेशा मजबूत रखें, एक्स और वाई को हमेशा एक साथ रखें। ठीक है, जब आपका वाई मजबूत होगा तो आपके लड़के भी होंगे, और एक्स मजबूत होगा तो लड़की भी होंगी, लड़की भी होंगी, लड़के भी होंगे, दोनों बराबर के होंगे। ठीक है गाइज, अब आपका को दोनों में से कौन सा क्रोमोसोम्स तेज है तो आप पे ही डिपेंड करता है। इसलिए वंश निर्धारण का जो श्रेय जाता है वो बाप को जाता है, या फादर को जाता है, या नर को जाता है, यानी कि पुरुष को जाता है। तो इसलिए पुरुष को जो है पितृ प्रधान या यानी कि वंश का निर्धारण कहा गया है, क्योंकि वो ही लड़की और लड़के का निर्धारण करता है। अगर उसके क्रोमोसोम्स में दोनों में जान है, दोनों अच्छे हैं, तो लड़की भी होगी और लड़का भी होगा। ये कटु सत्य है। तो आप जो है महिलाओं को निर्दोष मत मानिए और उनको सताइएगा ना प्लीज़ गाइज। ठीक है, तो लाइक प्लीज़ एंड शेयर कर लीजिए गाइज, और अपने को जगाइए। और इन जंक फूड से जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, डोसा और जंक फूड मैदा वाली चीज़ें कम से कम खाइए। डेली दिनचर्या को अपनी सही बनाइए। चीनी कम खाइए और गुड़ को ज़्यादा खाइए, तो गुड़ से आयरन की कमी, और महिलाओं में खासकर ये एमसी के दौरान क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है, क्योंकि ब्लड होने में यानी कि ये एमसी। ठीक है गाइज, तो महिलाओं में जो एमसी चक्र होता है, मंथली साइक्लिक चक्र, इसको हम नाम से जानते हैं, या मासिक धर्म के नाम से जानते हैं, रोज़ धर्म के नाम से भी जानते हैं गाइज, कई नामों से पुकारा जाता है। तो एमसी के दौरान जो महीने में ब्लड की मात्रा निकलती है शरीर से बाहर, योनि से, बच्चेदानी से, तो गाइज उस समय कमज़ोरी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। तो महिलाओं को अपने खाने में गुड़, चना और दालें और दूध और अंडा और मांस, इनको शामिल करना चाहिए। ठीक है गाइज, इनसे हमारे शरीर को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी और ब्लड की मात्रा पूरी होगी। और सबसे ज़्यादा गाइज होती है ब्लड की मात्रा महिलाओं में, यानी कि गुड़ खाने से और दूध पीने से और चुकंदर और फल खाने से। तो इसलिए महिलाएं ध्यान रखें, और एमसी के दौरान ठंडे पेय पदार्थ ना लें, ठंडा पानी ना पिएं जब तक एमसी चले महिलाओं को। तो प्लीज़ गाइज ध्यान रखें, क्योंकि उस समय महिला यानी कि जैसे जच्चा होती है वैसे ही हो जाती है। तो जच्चा का जैसे ध्यान रखते हैं हम, जब बच्चे को जन्म देती है महिला, माँ बनती है, तो उस समय हम ठंडी चीज़ें नहीं देते हैं। तो वैसे ही एमसी के दौरान हमें ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, नहीं तो पेट में बहुत सारी बीमारियाँ बनने का खतरा रहता है। मात्र आपको 3 या 4 दिन या 5 दिन पीरियड चलते हैं, तो उसी दौरान आपको गुनगुना पानी पीना है, दाल फुल्का खाना है, और तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, हार्ड चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। और उस समय हम यानी कि हमारे अंडे बाहर निकल रहे होते हैं, निषेचित कर रहे होते हैं, यानी कि जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, सेम प्रोसीजर एमसी में होता है, सेम प्रोसीजर इस एमसी के दौरान होता है। ठीक है गाइज, तो आप ध्यान रखें, और ऐसी महिलाओं का, माताओं बहनों का, सभी का ध्यान रखें गाइज। और उनकी बहनें इस पीड़ा से, दुख से, कष्ट से गुजर रही होती हैं, तो उनका हम विशेष ध्यान रखें, उनको ज़्यादा सताएं ना, उनसे ज़्यादा काम न लें। इस समय की बहनों को कोई तकलीफ़ होती है तो अपनी मम्मी से शेयर करें। ठीक है गाइज, शर्माएं ना, बताएं खुल के, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ठीक है गाइज, हेल्थ इज़ वेल्थ, सबसे बड़ी संपत्ति है इंसान की स्वास्थ्य। तो अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखें गाइज, और आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, यही मैं कामना करता हूँ। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं गाइज। मादा युग्म उत्पन्न करते हैं। तो मादा युग्म देखिए गाइज, ये मादा युग्म है, जिसे अंडाणु या डिंब कहते हैं। तो ये देखिए बच्चेदानी में जा रहे हैं, तो कितनी तेज़ी से भाज के जा रहे हैं शुक्राणु, ये शुक्राणु जा रहे हैं, पूंछ जा रही है। तो देखिए कोई एक शुक्राणु पहले प्रवेश कर गया, तो ये अंडे से निषेचित कर जाएगा और ये पीछे रह जाएंगे, ये यहीं टक्कर खा के मर जाएंगे। और ये अंडाणु, महिला का जो अंडाणु है, इससे जाके मिल जाएगा और ये निषेचित हो गई, दीवारों के मुंह बंद हो जाएंगे और ये इससे निषेचित कर जाएगा। महिला का ये अंडा है, ये महिला का अंडा एक्स होगा, पुरुष का ये वाई जा रहा है या एक्स जा रहा है, ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये भाग के जा रहे हैं अंदर को निषेचित होने के लिए। तो एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे और ये बेबी का निर्माण हो जाएगा। तो ये देखिए रेस में आगे है और ये रेस में पीछे हैं। तो ये दौड़ के यहीं रुक जाएंगे, पट्टी से रुक जाएंगे, जैसे कि रेस में वो खिंची रहती है रस्सी, तो ये यहाँ टकरा कर मर जाएंगे और ये आगे निकल जाएगा और ये विजेता बन जाएगा। अगर ये भी धोखे से चला जाता है तो डबल बच्चे का निर्माण हो जाएगा, जिसको हम ट्विन बेबी भी कहते हैं या जुड़वा बच्चे भी कहते हैं। ठीक है गाइस, अंडाशयों में से किसी एक
अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। और गर्भाशय क्या है? गर्भाशय में शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होती है। तो शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होता है। तो अंडाणु कैसा होता है? एकल कोशिका। महिला का जो अंडा होता है ये भी एकल कोशिका और ये भी एकल कोशिका है। तो जो महिला यानी कि पुरुष के शुक्राणु वो भी एकल कोशिका, तो एक कोशिका ये आई और एक कोशिका ये आई, अंडे से हो गया। तो हमारी कितनी कोशिका बन गई? 2। तो 2 कोशिकाओं से मिलकर एक संतति का जन्म होता है, या तो लड़की का या लड़के का। तो ये भी ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल कंपटीशन के लिए, ऑल एग्जाम के लिए गाइज। ठीक है, कि महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु किस कोशिका के होते हैं? एकल कोशिका होते हैं या द्विकोशिका होते हैं? तो कैसे होते हैं? एकल कोशिका। अंडाणु भी एकल कोशिका है और शुक्राणु भी एकल कोशिका है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये मानव अंडाणु है। तो देखिए ये केंद्रक होता है, मुख जो मुख में होता है ये केंद्रक लिखा है, और ये मानव अंडाणु का चित्र है आप देख रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए निषेचन, ये निषेचित हो रहा है अंडाणु, महिला के अंडाणु से निषेचित हो रहा है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो आगे देखिए गाइज, संलयित केंद्रक। अब ये दो, एक आया शुक्राणु और एक आया अंडाणु। महिला एक मेल का है एक फीमेल का है, तो ये आपस में निषेचित कर रहे हैं और ये निषेचित करके भी बच्चे का निर्माण हो जाएगा यहाँ। ठीक है गाइज, अगर एक्स से मिला होगा तो लड़की बनेगी, और वाई एक्स से मिलेगा जाकर, अगर पुरुष का वाई पहला पहुंच गया तो लड़के का निर्माण होगा। ठीक है गाइज, ये एक्स और एक्स क्या बनेगी? लड़की। क्या बनेगी? लड़की। ठीक है गाइज, और एक्स और वाई अगर पहले मिल जाते हैं जाकर ये निषेचित करेंगे तो क्या बनेगा? हमेशा लड़का। क्या होगा? लड़का। ठीक है गाइज, बॉयज का निर्माण होगा। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो गाइज बूझो का पता ही कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है, यानी कि अंडे का साइज हर किसी का अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म होते हैं, अंडाणु भी सूक्ष्म होते हैं, जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं, जैसे कि मुर्गी के अंडे, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। तो जीके का क्वेश्चन भी है गाइज, सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे अंडा किसका होता है, किस जीव जंतु का होता है, तो शुतुरमुर्ग का। किसका होता है? शुतुरमुर्ग का। ठीक है गाइज, काफ़ी बड़ा अंडा होता है। 1 नंबर का जीके का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी मैं बता रहा हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। ट्विन बच्चे बेबी निर्माण कैसे लेते हैं, तो आप किसी को भी समझा सकते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो देखिए जनन प्रक्रिया, निषेचन। अब निषेचन कैसे होता है, तो निषेचन के बारे में, जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु अंडाणु का संलयन है, यानी कि शुक्राणु पुरुष का होता है, ये शुक्राणु पुरुष का और अंडाणु महिला का होता है। इन दोनों का आपस में मिलन हुआ तो क्या हुआ? संलयन। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। तो सिंपल भाषा में आप समझेंगे गाइज, परेशान ना होंगे। यानी कि निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन किसे कहते हैं? तो गाइज निषेचन का मतलब है जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है तो पुरुष के शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? दूसरी भाषा में निषेचित कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज? निषेचित कहते हैं, निषेचन। तो उसको हम क्या कहेंगे गाइज? निषेचन। यानी कि निषेचित कैसे होता है, अंडे का निर्माण कैसे होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं। यानी कि मैं बता रहा था निषेचन, तो निषेचन कैसे होता है गाइज? तो निषेचन सिंपल भाषा में आप समझेंगे, स्त्री पुरुष के शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, चित्र में देख सकते हैं जो अभी मैंने पहले समझाया था। समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर हो जाते हैं, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है।
तो क्या बन जाते हैं, युग्म बन जाते हैं, यानी कि क्या बन जाता है, पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा बनकर एक बच्चे का निर्माण करेगा, या तो लड़की या लड़का। क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्म नए व्यष्टि प्रारंभ करता है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री माँ के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है, अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से। तो देखिए जो नई संतान होती है, यानी कि नई संतान मिलेगी, तो कुछ जो यानी कि जीन्स हैं वो पापा से आएंगे, कुछ जीन्स जो है माँ से आएंगे, तो दोनों के जीन्स आपस में मिलेंगे। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से और कुछ लक्षण अपने पापा से आते हैं। कुछ वंशानुगत भी होते हैं, इन्हें हेरिडिटी भी कहते हैं। जैसे कि जो गंजा व्यक्ति है तो उसके बच्चे जल्दी गंजे होंगे। किसी को अगर शुगर की बीमारी है तो उनके बच्चों में भी शुगर की बीमारी हो जाती है। तो गाइस ये वंशानुगत लक्षण होते हैं, ठीक है। तो कौन लक्षण माता से और कौन लक्षण पिता से प्राप्त होते हैं। तो वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। तो क्या कहलाता है गाइस, जो मादा के अंदर होता है यूट्रस में, बच्चेदानी में, तो वो आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। यानी कि मनुष्य में भी वही निषेचन होता है, गाय में भी, कुत्ते में भी, मुर्गी में भी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि अंदर ही निषेचित होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्या आपने परखनली शिशु के विषय में सुना है। तो परखनली मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी। बूझो और पहली के अध्यापक से एक बारे में कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों के अंडाणु अवरुद्ध होते हैं, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है गाइज वो बंद हो जाती है। ऐसी स्त्री शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, यानी कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। तो उसको माँ बनने के लिए गाइज निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण है कि उसको फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं, अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जो मनुष्य के शुक्राणु होते हैं, यानी कि नर के शुक्राणु महिला की यूट्रस तक, बच्चेदानी तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर चिकित्सा आज ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, कुछ घंटों के लिए एक साथ रख देंगे आपस में, जिसे हम क्या कहते हैं, IVF अथवा इन्वेंट्री निषेचन कहते हैं, ठीक है गाइज। तो ये तो इसको IVF के नाम से जाना जाता है, और ये IVF की फुल फॉर्म है इन विट्रो निषेचन। क्या नाम है, इन विट्रो निषेचन। तो शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके, अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है गाइस। तो उसके बाद देखिए लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में अंदर पहुंचा दिया जाता है, यानी कि इंजेक्शन के द्वारा उसको अंदर पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है गाइज। तो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। तो उसको 1 सप्ताह के पीछे यानी कि हो जाता है, और उसको हम जो है युग्मनज को गर्भाशय के अंदर पहुंचा देंगे, विकसित करा देंगे, जिसके पश्चात माता के गर्भ में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकसित होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य की तरह ही होता है, और फिर वो लड़की जो है या वो महिला माँ बन सकती है। उस युग्मनज को जब परखनली में तैयार कर लेंगे तो फिर उसकी माता की यूट्रस में प्रवेश करा देते हैं, ठीक है गाइज। तो इस तकनीकों को जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। तो इस तकनीकी के शिशु को जन्मे हुए को क्या कहेंगे, परखनली शिशु, ठीक है। यह एक मिथ्या है नाम है, क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता है। लेकिन यह मनगढ़ंत कहानी है कि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता है, बस अंडाणु को निषेचित किया जाता है और उसके बाद यूट्रस में छोड़ दिया जाता है, ठीक है गाइज। अब आगे देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं, यानी कि ये देखिए कुछ उसके अंडे दिए गए हैं मेंढक के। तो नर तथा मादा एक पानी में आते हैं और मादा सैकड़ों अंडे देती है। कौन, मुर्गी। तो मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे भी होते हैं। किसके अंडे होते हैं, मेंढक के। तो कवच में ढके नहीं होते हैं तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। कैसे होते हैं, कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों की एक साथ रखती है और इनकी सुरक्षा भी करती है, ठीक है गाइज। और मेंढक क्या देता है, बच्चे। तो देखिए ये बच्चे, देखिए ये छोटे छोटे अंडे देख रहे हैं, मेंढक के अंडे आप देख रहे हैं, चित्र में भी देख सकते हैं। ये सब काय के अंडे हैं, मेंढक के ही अंडे हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर होती है, जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता चल लगाएं कि किस प्रकार के संपन्न होता है। तो कुछ कुछ शरीर के बाहर जनन होता है, जैसे कि अंडे वाले, उनके शरीर के बाहर निषेचन होता है, और जिनके अंडे अंदर निषेचित होते हैं तो उनके क्रिया की अंदर होती है, जैसे कि इनकी औरत के बच्चे अंदर होते हैं, गाय बकरी बच्चे सब अंदर निषेचित होते हैं, और जैसे कि चिड़िया कौवे आदि के बच्चे क्या होते हैं, अंडों से निकलते हैं तो वो बाहर निषेचित होते हैं। ठीक है गाइस। मादा जैसे ही अंडे देती है, यानी कि कौन सी, यानी कि उसके मेंढक के, तो नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है, और जैसे ही वो अंडे देती है तो नर उस पर क्या कर देता है, शुक्राणु अपने छोड़ देता है। ठीक है गाइस। यानी कि नर वैसे ही उस पर शुक्राणु छोड़ देता है अपने। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंडकोशी में संपर्क में आते हैं और जिसके फलस्वरूप निषेचित हो जाता है। इस प्रकार निषेचन में नर तथा मादा युग्म का संलयन होकर मादा के शरीर के बाहर होता है और बाह्य निषेचन कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। ये निषेचन मनुष्य की तरह नहीं होता है, यानी कि मेंढक का निषेचन गाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंढक का निषेचन शरीर के अंदर होता है या बाहर। तो उसका निषेचन कहाँ होता है, बाहर। मादा अंडे दे देती है और जो नर जो मेंढक होता है वो अपने शुक्राणुओं को छोड़ देता है और वो आपस में निषेचित कर जाते हैं। यह मछली स्टारफिश जैसी जलीय प्रणालियों में भी होता है। ठीक है गाइज। और यह तरीका जो है मछली में भी, स्टारफिश मछली होती है तो मछली स्टारफिश जैसी जलीय प्राणियों में भी यही प्रक्रिया होती है। अब आगे देखते हैं। बसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेंढक के अंडों को ढूंढिए, अंडों के रंग और साइज को नोट कीजिए। ठीक है गाइज। तो ये आपके लिए क्रियाकलाप है। बरसात के समय मेंढक के अंडे कहीं तैरते मिल जाएंगे आपको जल में, तो उनको देखिएगा ध्यान से। ठीक है। और ये आपके लिए प्रैक्टिकल है, एग्जाम्पल है, आप करिएगा कभी बरसात में होते समय कि मेंढक के अंडे कहाँ मिलेंगे पानी पर तैरते हुए। बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहने झरने की ओर जाते हैं, आप जाते हैं। और जब ये मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है, ऐसा क्यों? ठीक है गाइज। तो ये भी एक भ्रांति है, एक तथ्य है। तो जानते हैं आगे क्या होता है। यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है, वह नया जीव नहीं बना पाते हैं। यह कारण है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति और वायु वर्षा से प्रभावित अनावृत होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं। तो तालाब में गाइस जब अंडे दे देते हैं मेंढक या कोई भी मछली, तो दूसरे जंतु ऐसे भी होते हैं तो जो इनके अंडों को खा जाते हैं। ठीक है। अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट आगे देखेंगे। एक एकल कोशिका किसी प्रकार का एक बड़ा जीव बन सकता है। भ्रूण का परिवर्धन। अब भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है? भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है? तो गाइस देखते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनते हैं, यानी कि युग्मनज बनते हैं जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। चित्र में देखिएगा, युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं में गोले बदल जाते हैं। ठीक है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूह में एकत्रित हो जाती हैं, विभिन्न उत्कोटों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। विकसित होती हुई संरचना में भ्रूण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? भ्रूण। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है और वो गर्भाशय की दीवार में बैठेगा और रोपित होता रहेगा, चारों तरफ को बनता रहेगा। और गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर क्या होता है? विकास होता है गाइस। तो देखते हैं। तो देखिए गाइस, ये आप चित्र देख रहे हैं, तो ये गर्भाशय है, महिला का यूट्रस, रोपित भ्रूण, ये भ्रूण रोपित है, ये दीवार में हो गया, ये चारों तरफ हो गया। अब ये देखिए इधर से आया
और ये देखिए ये कैसे, ये गर्भाशय। अब ये भ्रूण चला, देखिए ये युग्मनज बना, ये देखिए उसका चित्र बन गया है। ये बेबी बन रहा है, ये उसकी आंखें धीरे धीरे यानी कि ये विकसित हो रहा है ये चित्र। ये अंडाशय है, ये अंडा विकसित हो रहा है। रोपित भ्रूण है, अंडोत्कर्ष है, यानी कि देखिए ये बच्चे का निर्माण हो रहा है। ये गर्भ में स्थित जा रहा है। ये युग्मनज बन रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे सेल बन रहे हैं। ठीक है गाइस, ये देखिए अंडे का निषाद कैसे हो रहा है, ये गर्भ में चारों तरफ विकसित हो रहा है ये अंडा। ठीक है, गर्भाशय भित्ति, और ये क्या है, गर्भाशय भित्ति है, विकसित होता भ्रूण। तो ये देखिए भ्रूण बनना है, ये विकसित हो रहा है गर्भ में। आप ये तमाम सारी स्टेज देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। तो भ्रूण की वह अवस्था क्या है, वो गर्भ कहलाता है। गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। विकास इस अवधि में ही होता है जिसे चूजे के पूर्ण रूप विकसित होने के बाद कवच की प्रपुष्ट के बाद चूजा बाहर आता है। तो बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है और भ्रूण अंडवाहिनी अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास होने पर अंडोत्पादित होते हैं, यानी कि अंडोत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। तो जरायुग एवं अंडपद जंतु कैसे देखते हैं, यानी कि आप देखिएगा गाइज। तो जरायुज एवं अंडपद जंतु कैसे होते हैं, तो देखिए ये भ्रूण, ये गर्भाशय में, ये माँ के पेट में, गर्भाशय में देखिए बच्चा जो है माँ के पेट में यूट्रस में जो है उल्टा भी हो जाता है, सीधा भी हो जाता है, और ये माँ के पेट को पैर भी मारता है। कभी इधर लात मारेगा, कभी इधर लात मारेगा, कभी सिर लगेगा इधर, कभी उधर लगेगा। माँ को सारी हलचल का बच्चे की पता होता है, यानी कि जैसे जैसे बच्चा विकसित होता है गर्भ में, माँ को सारी हलचल उसकी पता रहती है और वह माँ की बात भी सुनता है। ठीक है गाइस, इसलिए गर्भकाल में गाली गलौज, शांत रहना चाहिए, अच्छे विचार आने चाहिए, अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, ताकि बच्चे के शिशु के मानसिक विकास पर अच्छा प्रभाव पड़े। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं गाइज। तो गाइज बाकी आगे देखिए, अब फिर जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर से दोबारा से देखेंगे। ठीक है गाइज, अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं थोड़ा सा, तब तक के लिए यहीं रोकते हैं, विराम देते हैं। और गाइज वीडियो पसंद आए तो आगे जो है फिर देखिए जरायुग एवं अंडप्रजक जंतु कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए ये फिर लेकर आऊँगा, तब तक के लिए आप यहीं ये इसको वाणी को विराम देते हैं गाइज। और प्लीज़ गाइज वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने इष्ट मित्रों में, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है गाइज, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कोई कमी हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा गाइज। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।